मालिक के दिए हुए इतने कम पैसों से शिबुदा का इलाज कैसे होगा। ऊपर से बस में लोगों की घूरती नजर, जो उसे भी मालूम है क्यों। उसके छोटे कद की वजह से ट्रेन की टिकट लेते वक्त भी पीछे खड़े लोगों में से एक कहता है, अरे इसकी तो हाफ टिकट लगेगी। पता नहीं क्यों समाज आज भी अलग दिखने वाले लोगों को कबूल नहीं कर पाती। आज मूवी स्ट्राइप की पिटारे से है ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी, ऐसे सवाल जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। 2014 की बंगाली मूवी छोटोदेर छवि, डायरेक्टर कौशिक गांगुली, IMDb 7.7। दोस्तों, आज एक और बात आपसे कहनी है। हमारी हमेशा मेहनत रहती है आपके लिए अच्छी और अलग कहानियां लेकर आते रहे। आप भी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा प्यार और सपोर्ट हमें दे। हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट पक्के से करें ना। अगर अब तक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं की है तो अभी पक्के से करें। कर दिया? हाँ, अब आराम से कहानी सुनते हैं। शुरुआत एक सर्कस से हुई। हर शो की तरह आज भी सर्कस में कई अलग अलग तरह के जोकर जो कि बौने होते हैं। कहीं नाचती हुई लड़कियां अपना अपना करतब दिखा रहे हैं। सर्कस की व्यवस्था तो कमाल की है, लेकिन सर्कस में एक भी जानवर ना होने के कारण लोगों को इतना मजा नहीं आ रहा। फिर भी लोगों को हंसाने, उनका मनोरंजन करने के लिए सर्कस के लोग अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं। वही टेंट की काफी ऊंचाई पर 3 जोकर लकड़ी के रॉड को पकड़े स्टंट कर रहे हैं। तभी अचानक उनमें से एक जोकर नीचे आ गिरा। शायद ये उनके नाटक का कोई हिस्सा है। शो देख रहे लोगों को भी ऐसा ही लगा, पर जब वो दोबारा उठकर खड़ा नहीं हुआ तो सभी जोकर उसकी ओर भागते हुए आए। शिबुदा, ओ शिबुदा, शिबुदा कहकर खोका उसे बुलाता रहा, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद बाकी लोग भी उसे आवाजें देते रह गए। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण शिबुदा की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। इस दर्दनाक हादसे के साथ सर्कस के शो का पर्दा यहीं गिर जाता है। अगली सुबह सारे जोकर नहा रहे हैं। तभी सर्कस के मालिक ने खोका को बुलाया और उसके हाथों में 15,000 रुपए थमाकर कहा, ये पैसे शिबू के घर पहुंचाने हैं उसके इलाज के लिए। पर खोका इतने कम पैसे देखकर थोड़ा दुखी हो गया और बोला, सिर्फ 15,000 काफी नहीं होंगे। खोका ने मालिक को बहुत समझाया, शिबुदा का परिवार बहुत गरीब है मालिक, और ये तो इलाज के लिए भी पूरे नहीं होंगे। पर मालिक ने उसे 15,000 ही देकर कहा, सर्कस नुकसान में चल रहा है तो क्या पैसे मैं अपनी जेब से दूं? इतनी ही कीमत है उनकी बस उनके सामने। खोका ये समझ गया और ज्यादा कुछ भी बोले शिबुदा का पता लेकर वहां से निकल गया। वो बस में बैठे रास्ते भर सोचता है, मालिक के दिए हुए इतने कम पैसों से शिबुदा का इलाज कैसे होगा। ऊपर से बस में लोगों की घूरती नजर, जो उसे भी मालूम है क्यों। उसके छोटे कद की वजह से ट्रेन की टिकट लेते वक्त भी पीछे खड़े लोगों में से एक कहता है, अरे इसकी तो हाफ टिकट लगेगी। पता नहीं क्यों समाज आज भी अलग दिखने वाले लोगों को कबूल नहीं कर पाती। छोटा कद, ज्यादा मोटा, ज्यादा काली या दिखने में अलग होना। खैर, वो 12वीं की टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गया। वहाँ उसे गरीबी से परेशान और भी लोग दिखे। कोई चूहे मारने की दवा बेच रहा है, तो कोई जोर जोर से गाना गा रहा है, तो कोई किताबें बेच रहा है। अब खोका शिबुदा के घर पहुंचा। उसका परिवार भी गरीबी से बेहाल है। खोका ने पूछा, कैसे है शिबुदा? शिबू की माँ बोली, बड़ी ही मुश्किल से बोल पा रहा है। एक माँ की असहायता, मजबूरी खोका से भी ना छिप सकी। खोका ने उनकी हालत देखकर पूछा, अब आगे का खर्चा कैसे चलेगा? मैं थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती हूँ, जिससे बस घर का खर्चा निकल जाता है, शिबू की माँ बोली। अब खोका ने मालिक के दिए वही रुपए शिबू की माँ के हाथों में थमाए। ये 15,000 रुपए मालिक ने शिबू के इलाज के लिए भेजे हैं। उसे खुद में सिर्फ इतने से पैसे देने में हिचक महसूस हो रही है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि इलाज के लिए ये काफी नहीं है। इतने कम पैसे देखकर शिबू की माँ भी दुखी और परेशान होकर बोली, बस इतना ही? इतने में क्या होगा? इलाज के लिए तो 50,000 रुपए देने हैं। बाकी पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से भला कर पाऊंगी? खोका ने कहा, वो क्या है ना, सर्कस अभी नुकसान में चल रहा है, कुछ समय बाद बाकी पैसे भी आ जाएगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि उस दुखी माँ को और क्या जवाब दे, लेकिन इलाज तो जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए उसकी माँ अपने गहने बेचने का तय करती है। तभी शिबू की बहन सोमा नौकरी से वापस घर लौटती है। शिबू की माँ ने बताया कि सोमा भी मजबूरी में फेरी वाले का काम कर रही है, पर यह बात बाबू को ना बताना, सोमा ने कहा। अब शिबू की माँ ने खोका को अंदर बुलाया। अंदर शिबू की हालत देखकर वो भी अपने आंसू न रोक पाया। शिबू ने पूछा, मेरी जगह सर्कस में कौन काम कर रहा है? तुम्हारी जगह बिल्लू काम कर रहा है, पर वो अच्छा नहीं कर पा रहा। तू जल्दी से खड़ा हो जा, फिर तू ही काम पर वापस आ जाना। ये खोका ही जानता है कि वो किस तरह से खुद के आंसू रोककर ये सारी बातें शिबू से हंसते हुए कर रहा है।
वहाँ से वापस आकर वो अपने कुछ सर्कस के साथियों के साथ बैठकर शराब पीता है। वो सभी अपने मालिक की बुराई कर रहे हैं। वो हमसे दिन रात काम करवाता है, मगर शिबू के इलाज के लिए पूरे पैसे तक नहीं निकाले। खोका सारी बातें सुन तो रहा है, मगर उसका दिमाग अभी भी शिबू की उस दर्द भरी हालत पर ही घूम रहा। बाकी सभी मस्ती मजाक कर रहे हैं। इतने में पीछे से उनका एक साथी खोका को मिकी माउस का बड़ा सा मुखौटा पहना देता है। अब झिझक कर खोका बोल उठा, तुम लोगों को पता भी है कि इस समय शिबू की क्या हालत है? उसे बोला तक नहीं जा रहा। उसे शिबू का ये दर्द बयां भी नहीं हो रहा। अब सभी के चले जाने के बाद वो भी सोने चला गया। उस रात उसे बुरे बुरे सपने आते हैं। उसने देखा कि वो मिकी माउस का मुखौटा पहना हुआ है। शिबूदा शिबूदा चिल्लाते हुए एक ट्रेन के अंदर आ गया। अंदर बहुत सारे जोकर्स हैं जो उस पर हंस रहे होते हैं। अब अगले दिन मालिक सर्किस के सभी लोगों को उनकी पगार दे रहा है। खोका शिबू की बात को लेकर अभी भी खोया हुआ होता है। धीरे धीरे सभी पगार लेकर चले गए। खोका का नंबर भी आया। मालिक बोला, कल क्यों नहीं आया था? तुम्हारी एक दिन की पगार कटेगी क्योंकि तुमने बिना बताए छुट्टी ली थी। अब तक चुप बैठा खोका को गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम बहुत बुरे हो, आज तुम्हारी वजह से शिबू की यह हालत है। खोका का मन तो उसे बहुत कुछ कहने को था, पर ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। खोका की बातों से गुस्सा होकर मालिक ने चिल्लाते हुए उसे थप्पड़ मार दिया। अब यहाँ सभी जोकर शिबूदा के घर आए हुए हैं। शिबूदा अब नहीं रहे। सभी की आंखें नम हैं। उनका प्यारा सा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो उसके लिए नए कपड़े लाए थे जिसे उन्होंने उसी के पास रख दिए। शिबू की माँ गुस्से में उन कपड़ों को दूर फेंक देती है। आखिर बेटे को खोने का दुख और दर्द माँ से ज्यादा और कौन समझ सकता है। शिबू की चिता को जलाने के बाद सभी चले आए, पर खोका कुछ देर वहीं खड़ा रहा। अब यहाँ शिबू के घर पर सभी दुख से बेहाल इधर उधर बैठे हैं। क्या तुम्हें कुमारटूली जाने का रास्ता पता है? खोका ने सोमा से पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं बाग बाजार में रहती हूँ और कुमारटूली हमारे बिल्कुल बाजू में है, सोमा ने जवाब दिया। अब सोमा को अन्नपूर्णा नाम की दुकान पर जाना है। शिबू की माँ वहीं काम करती है। सोमा और खोका अन्नपूर्णा दुकान जाने के लिए निकल पड़े। दुकान में कोई दूसरा आदमी बैठा है। भूपेन बाबू है क्या? सोमा की बात पर उस आदमी ने कहा। वो मंदिर गए हैं, 1 घंटे बाद लौटेंगे। वो दोनों वहाँ से निकलकर एक मंदिर के बगल में खड़े होकर बात करने लगे और कहानी में दृश्य बदलने के साथ देखते हैं कि सोमा के बाबा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। उसकी माँ बस रोती चिल्लाती रह गई। सोमा ने नमी भरी आंखों के साथ अपनी बात खत्म की। अब वो दोनों भूपेन बाबू के पास बैठे हैं। भूपेन बाबू सोमा के बाबा के प्रति अपना दुख जाहिर करते हैं। दोनों ने शिबू के बारे में बताया कि सर्कस वालों ने शिबू के बचे हुए पैसे उसे नहीं दिए और समय पर ऑपरेशन न होने की वजह से उसके परिवार वाले दूसरों के कर्जदार हो गए हैं। भूपेन बाबू कुछ पैसे लेने अंदर चले जाते हैं। तभी सोमा ने कहा, तुमने गुस्से में सर्कस का काम छोड़ दिया है तो तुम भूपेन बाबू के यही काम पर क्यों नहीं लग जाते? नहीं, ये कपड़े सीने जैसा काम मुझसे नहीं हो पाएगा, खोका बोला। इतने में भूपेन बाबू भी बाहर आ गए। गोपा ने इस महीने केवल 2 ही छुट्टी ली थी, कहते हुए सोमा के हाथ में 8,000 रुपए दे दिए। मैं कल 10 बजे बैंक खुलने के बाद आऊंगा और अपनी माँ से कह देना कि उन्हें उनकी रोजाना पगार और बोनस से ज्यादा पैसे भी दूंगा। सोमा रुपयों को लेकर उनका धन्यवाद करती है और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इस मूवी में जो बोनो की जिंदगी के बारे में बताया गया है, जिसका पूरा विवरण हमें इसी दृश्य से देखने को मिलता है। अब खोका सोमा को चाय पिलाने ले जाता है। मेरी माँ ने मुझे कुछ भी बाहर का खाने के लिए मना किया है, सोमा बोली। तब खोका उसे समझाते हुए कहता है, हमें नियमों को इतना भी नहीं मानना चाहिए, और उसे अपनी ही बिल्डिंग की कहानी सुनाता है। हमारी बिल्डिंग में एक दुकानदार रहता था, उसकी मौत हो गई। उसके परिवार वालों ने एक सीधा साधा क्रियाक्रम मंदिर में करवा दिया, बस और कुछ नहीं। सोमा उसकी बात समझ जाती है और फिर चाय के साथ बिस्किट खाने लगी। तभी खोका के हाथ में फोन बजने लगा। उसने सोमा से पूछा, क्या ये फोन शिबू का है? जवाब में उसने हाँ कहा। अब ट्रेन से वापस आने के बाद सोमा ने खोका को अलविदा कहा। इसके बाद दिखाता है कि खोका को 2 जोकर मिलते हैं जो उसे परेशान करने लगे। उसे जबरदस्ती पूछते हैं, उस लड़की का नाम बता जो तुम्हारे साथ थी। खोका डर कर वहां से भागा। दोनों उसका पीछा करते हैं, पर वो जैसे तैसे उनसे बच निकला। अब यहाँ सोमा के भाई की बची हुई क्रिया एक मंदिर में पूरी की जा रही है। पंडित जी सारे विधि मंत्रों को पढ़ रहे हैं और बोनो का समाज में क्या कर्तव्य है सभी को समझा रहे हैं। हमारे पूरे भारत में जितनी भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनमें जो पहला मंत्र बोला जाता है वो 52 अवतार से जुड़ा हुआ होता है। हिंदू पुराण के मुताबिक बौने यानी 52 संसार में आए पहले इंसान थे जो स्वयं विष्णु जी के 5वें अवतार माने जाते हैं।
बौने तो कुदरत का अमूल्य उपहार होते हैं। फिर पंडित जी ने गुरु शुक्राचार्य, असुर राजा बलि और भगवान विष्णु जी के वामन अवतारों की कथा सुनाई। पूजा खत्म होने के बाद सोमा ने अपने भाई की अस्थियां गंगा में बहाई और उसे इस दुनिया से मुक्ति दे दी। इधर शुभू की माँ दोबारा भूपेन बाबू के यहाँ काम पर आई है। वो अभी भी अपने बेटे को खोने का गम भुला नहीं पाई है, लेकिन अपने मन को बार बार समझाती है कि किसी के चले जाने से दुनिया रुकती तो नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा किया जो वापस काम पर आ गई। किसी के मरने से जिंदगी तो रुक नहीं जाती, भूपेन बाबू बोले। हाँ, मेरी बेटी ने मुझे समझाया और वापस काम पर आने के लिए कहा। अगर मैं और मेरी बेटी मिलकर काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। सर पर दुखों का पहाड़ है, मगर फिर भी वो पूरी लगन और मेहनत से अपने काम में लग गई। अब एक दिन सोमा भूपेन बाबू के पास आई और उनसे पूछा, आपने हमारी मदद के लिए कितने रुपए दिए थे? जवाब में भूपेन बाबू बोले, 6,000 रुपए दिए थे। अब सोमा सोच में पड़ गई, पर उसे तो खोका ने 25,000 दिए थे, तो बाकी के रुपए कहाँ से आए? सोमा बिना कुछ सोचे अपना बैग उठाकर सीधा खोका से मिलने उसके घर को निकली। बड़ी मुश्किल से लोगों से पता पूछते पूछते वो आखिर खोका के घर पहुंची। घर पहुंचकर उसे खोका कहीं नहीं दिखता। थोड़ा इधर उधर देखने लगी, तभी खोका अंदर से नहाकर निकलता है। उसने सीधा सवाल किया, भूपेन बाबू ने तुम्हें कितने रुपए दिए थे? खोका थोड़ा घबरा गया और बोला, यही कुछ 25,000। पर उसे भी शक हो जाता है कि शायद सोमा को सब पता चल गया है। सोमा बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। भूपेन बाबू ने तुम्हें सिर्फ 6,000 रुपए दिए हैं, तो बाकी के 19,000 कहाँ से आए? मुझे लगा कि 6,000 काफी नहीं होंगे। भूपेन बाबू इतने पैसे वाले होने के बाद भी केवल 6,000 की मदद कर पाए, इसलिए मैंने अपनी माँ की हार बेच दी ताकि तुम्हारे परिवार की थोड़ी सी मदद हो जाए। उसकी ये सारी बातें सुनकर सोमा भावुक हो गई, पर खोका ने उसे कसम ली कि वो ये बात किसी को ना बताए। उसके बाद दोनों हंसकर एक दूसरे के गले लग गए। सोमा वापस अपने घर आ गई। रात का समय है। सोमा और उसकी माँ साड़ियों की सिलाई कर रहे हैं। सोमा अपनी माँ से बौनों की जिंदगी को लेकर बहस करने लगी। क्या सारे बौनों की जिंदगी ऐसी ही होती है माँ? जिनके माँ बाप बौने होते हैं तो क्या यही नियम है कि उनके बच्चे भी बौने ही होंगे? सोमा की माँ उसे बहुत सारी बौनों की कहानियों की मदद से उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो उस समय कुछ नहीं समझती और अपने कमरे में जाकर अपनी ऐसी किस्मत पर रोने लगती है। अगले दिन खोका ढाबे में बैठा है। उसने सोमा को कॉल किया, मगर वो फोन नहीं उठाती। यहाँ ढाबे में लोग खोका से तरह तरह के सवाल करने लगे। खाना देने वाला आदमी ने पूछा, अगर वो यहाँ है तो फिर सर्कस में कौन जा रहा है? तभी पीछे से दूसरा आदमी बोल पड़ा, मालिक ने अपना खुद का सर्कस खरीद लिया है। फिर खोका के बगल में बैठा एक और आदमी उसे सोमा के बारे में पूछकर चढ़ाने लगा। ऐसी तमाम चीजों को उसे रोज सहना पड़ता है। अगर लोग दूसरों को भी समझने लगे तो जिंदगी जीना थोड़ी आसान हो सकती है ना। अब खोका को शियालदह स्टेशन में पार्किंग का काम मिल गया है, जिससे उसका भी खर्चा चलने लगता है। एक दिन खोका और सोमा एक होटल में मिलते हैं। दरअसल खोका सोमा को पसंद करने लगा है और उसके साथ अपनी जिंदगी बसाना चाहता है। यही बात करने के लिए उसने सोमा को मिलने बुलाया है। खोका एक बौना है, लेकिन उसके सपनों का कोई कद नहीं। वो तो आसमान को छूते हैं। वो हर काम को लगन के साथ करता है और अपनी भी एक छोटी सी जिंदगी बसाना चाहता है। पर सोमा के विचार कुछ और है। वो अपनी पीढ़ी को और नहीं बढ़ाना चाहती। खोका, मैं वो गलती नहीं करना चाहती जो मेरे परिवार वालों ने की है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत जुड़ी हुई हूँ और आगे भी ऐसे ही जीना चाहती हूँ, सोमा ने कहा। खोका बोला, तुम्हें अब परेशान होने और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। अब आगे मैं पूरे परिवार को चलाऊंगा। तुम्हें ट्रेन में सामान बेचने का भी काम नहीं करना पड़ेगा। उसने सोमा को बहुत समझाया कि वो उसकी पूरी जिम्मेदारी संभाल लेगा, पर सोमा के अलग सपने हैं। वो अकेली ही जिंदगी बिताना चाहती है। उसने खोका को उसके 19,000 रुपए भी वापस कर दिए और वहां से चली गई। बेचारा खोका एक बार फिर साबित हो गया कि उन जैसे लोगों के सपने कभी पूरे नहीं होते। उसे ऐसा रोता हुआ देखकर आप सबके भी दिल को निचोड़ देगा। ये दृश्य देख आपके भी आंखें भर आएंगी। खोका का शरीर छोटा होने के बावजूद उसके सपने बड़े हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उसका साथ देने वाला कोई नहीं। इधर सर्कस वाले भी खोका का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। और एक दिन ऐसे ही खोका उदास मन से ट्रेन में लेटा हुआ सारी बातें सोच रहा है। आखिर में एक बार फिर खोका और सोमा मिलते हैं, क्योंकि सोमा भी ट्रेन में सामान बेचती है और खोका शियालदह स्टेशन में पार्किंग का काम करता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनने का वादा करते हैं। दोनों ने तय किया, रविवार हटाकर हफ्ते के 6 दिन
दोपहर 2 बजे एक दूसरे से मिलेंगे और खूब मस्ती मजे करेंगे। वादे के अनुसार वो हर दोपहर को एक दूसरे से मिलते, साथ खाना खाते और खूब सारी बातें हंसी मजाक किया करते। सोमा और खोका एक दूसरे के साथ रेलगाड़ी के उस पटरी जैसे हैं। दोनों साथ तो है मगर कभी मिलेंगे नहीं। वो साथ जिंदगी भले ही ना बसा सके पर एक दूसरे के दोस्त बनकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। इस कहानी में हमें बॉनो को देखने के नजरिए को दिखाया गया है जिसे हम जैसे इंसान शायद ही कभी बदल पाएंगे। उनके दर्द, उनके जज्बात को शायद ही कभी समझ पाएंगे। इसी सवालों के साथ मुझे भी अब इजाजत दे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट पक्के से करें। फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ड्राइव। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू एंड टेक केयर।